सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अकाउंट्स का बेसिक। यस, वेलकम टू नेक्स्ट एडू एंड आई एम द अकाउंट्स फैकल्टी ऑफ नेक्स्ट एडू, गौतम सामंत सर। फ्रॉम 1990 आई एम इन दिस प्रोफेशन। मतलब जो फर्स्ट बैच पढ़ा रहे थे उन लोगों का लड़का लड़की भी हमसे पढ़ के गए और सेकेंड जनरेशन को भी हम पढ़ा। और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड में है, कोई अच्छा अच्छा प्रोफेशन में भी है, हर फील्ड में भी है, कहाँ नहीं है। मतलब फॉरेन में, इंडिया में अच्छा अच्छा पोजीशन में है, कोई अच्छा कंपनी खोल के बैठे, मतलब 200 300 400 करोड़ का कंपनी का मालिक है, ऐसा भी स्टूडेंट्स है। तो ईच एंड एवरी फील्ड स्टूडेंट्स मेरा है। बट हाँ, हम लोग अकाउंट्स अब आज शुरू करेंगे। हम आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से थोड़ा सा आइडिया देते हैं और सिलेबस में आइडिया देने के बाद थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आएंगे, अकाउंट्स कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हुआ, फिर इंडिया में अकाउंट्स कब आया, ये सब शुरू करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से, एक्चुअली आज बेसिक तो देंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास से अकाउंट्स का एक्चुअली शुरू करेंगे। यस, तो आज आप लोग देखेंगे आप लोग का जो फिनेंशियल अकाउंट सिलेबस में क्या है। सिलेबस आपका ये बोल रहे हैं बेसिक कंसेप्ट है, जैसे आप 11 ट्वेल्व में किए थे ऑल टैप। ओ यस 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 यस, ओके। तो बेसिक कंसेप्ट तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्या है ना, बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर। आप लोग 11 ट्वेल्व में किए थे ना, वही चीज है। क्या क्या है इसके अंदर? नेचर ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर क्या क्या है? एक बोल रहे नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। नेचर मतलब पता है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब 11 ट्वेल्व में जो किए, 11 में किए, तो सारा नेचर ऑफ अकाउंट्स हो गया। फिर इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंट, ये सब अकाउंट जो करते, इसके बाद कौन इसको यूज करते, बोलो तो कौन यूज करते? लॉट्स ऑफ पर्सन। एक तो एक्सटर्नल यूजर्स है और एक इंटरनल यूजर्स है। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन हो सकता है? एक तो मालिक, मालिक है ना, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स। फिर बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, वो भी देखते हैं कि मेरा कंपनी अच्छा चल रहा है तो हम इस क्वेश्चन कंपनी में रहे, कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस में रन कर रहे हैं, इस कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी ढूंढे जहां बेटर ऑप्शन वहीं पे चले जाएंगे। तो एम्प्लॉइज भी हो गया। क्रेडिटर्स, जहां से खरीदते सामान, वो भी देख रहे हैं इनको उधार में देना ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है ना, तो क्रेडिटर्स हो गया। लेंडर्स, जहां से लोन ले रहे थे, बैंक एक्सेट्रा, वो भी देखता है। तो ये सबको क्या करते, यूज करते, अकाउंट्स को यूज करते, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी देखेंगे ना। फिर लॉट्स ऑफ, गवर्नमेंट भी देखता है, गवर्नमेंट भी देखता है ये मेरा टैक्स ठीक से पे कर रही है या नहीं, गवर्नमेंट भी देखता है ना। गवर्नमेंट इसी और भी देखता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके बिजनेस कर रही है नहीं। तो इतना सारे अकाउंट्स का यूजर्स है। ओके, तो ये आपको बेसिकली ये सीखना है। इसके बाद अपना का सिलेबस में डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री पता है ना, सिंगल एंट्री था, फिर बाद में डबल एंट्री आया। आप लोग जो डेबिट क्रेडिट रूल सीखे, गोल्डन रूल, एडवांस रूल, मॉडर्न रूल, ये सब सीखे। फिर बुक कीपिंग सिस्टम आ गया। फिर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग में एक इक्वेशन होता है ना, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, बस वो सब आगे डिटेल सीखेंगे। और फिर आगे आपका रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो अलग से चैप्टर है। फिर बेसिक अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस से अकाउंट किया जाता है। क्या होता है कैश बेसिस, क्या होता है एक्चुअल बेसिस, इस बेसिस पे अकाउंट्स आगे सीखेंगे। और फाइनली अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, मतलब अकाउंट्स में बहुत सारे कंसेप्ट फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बिना अकाउंट्स बनेगा नहीं ना। यानी कि अकाउंट्स आपने घर के हिसाब से बनाने, कुछ भी अपने हिसाब से बनाने नहीं, कुछ रूल्स जो है ना, वो रूल फॉलो जो करना है, क्या क्या रूल्स है वो सारा इसमें बताया है। क्या थ्योरी टोटली, इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन वो भी यहाँ से प्रैक्टिकल नहीं देता, यहाँ से टोटली आपको थ्योरी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कंसेप्ट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंसेप्ट है। इसमें एक तो हो गया मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब इनकम, तो बिजनेस है तो इनकम भी हो रहे, एक्सपेंसेस भी हो रहे ना, तो कितना एक्सपेंसेस इस ईयर का है, कितना इनकम इस ईयर का है, वो सारा मेजरमेंट सीखेंगे इसमें। सेकेंड हो गया वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री, अपना गोडाउन में जो अनसोल्ड सामान रहेगा, गुड्स रहेगा ना, तो वैल्यूएशन करना भी सीखोगे आप, कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा वो वैल्यूएशन सीखोगे।
यहां से प्रैक्टिकल मिलेगा, मैनेजमेंट इन्वेंटरी से प्रैक्टिकल आपको एक मिलेगा। तो ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर को आप बोल सकते हो ये प्रैक्टिकल चैप्टर, यहां से प्रैक्टिकल शुरू है, यहां से प्रैक्टिकल शुरू है। फिर नेक्स्ट है डिप्रीसिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट खरीदे, एट द एंड डिप्रीसिएशन चार्ज करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, 11 में किए थे, बस वो चैप्टर है। यहाँ थोड़ा डीपली और थोड़ा डीपली करना है, थोड़ा डिटेल्स करना होगा। यस, नेक्स्ट रिजर्व एंड प्रोविजन, ये भी प्रैक्टिकल डेटर्स था, प्रोविजन करते थे ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो आपका रिजर्व एंड प्रोविजन का। नेक्स्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो होता क्या कैपिटल रेवेन्यू, जैसे मान लो हम बिजनेस में अभी फर्नीचर खरीद, तो फर्नीचर क्या हर महीना हर साल खरीदते जाए, एक बार खरीद लिए 8-10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, तो बोलो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट है क्या बिजनेस का, इसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेंट पे करेंगे तो रेंट तो हर महीना पे करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कुछ एक्सपेंसेस क्या होता है रेवेन्यू, कुछ होता है कैपिटल। अब बिल्डिंग खरीदोगे बार बार थोड़ी खरीदोगे, वन टाइम खरीद लिए 20 साल 50 साल चल गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू क्या होगा, वही रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, तो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किसको कैपिटल नेचर बोलोगे, किसको रेवेन्यू। इस तरह इनकम हो, स्टूडेंट से हमको मिला, स्टूडेंट से फीस मिला, क्या हर साल मिलते जाएगा ना, तो रेवेन्यू नेचर बार बार मिलते जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी से बैंक से लोन लिए, पैसा आया ना, लोन लिए और 5 साल के लिए लोन लिए, फिर लॉन्ग टर्म लोन लिए ना, तो लोन 5 साल बाद रिपे करेंगे, इंटरेस्ट पे करते जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल रेसिप्ट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में दो नेचर का होता है, या रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, ये आप सीखोगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो चैप्टर इसमें आता है वो एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या है इसमें, एडजस्टमेंट एंट्री एंड, जब फाइनल अकाउंट करते हैं ना तो एडजस्टमेंट एंट्री आता है, और कहीं भी कुछ गलती करते हैं एरर से, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहां से भी प्रैक्टिकल मिलेगा। ओके, फिर जहां जहां पीपी लिखे मतलब प्रैक्टिकल, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस, ये सब किया जाएगा, और कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स में यहाँ से। नेक्स्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सीखे थे, क्लब, सोसाइटी, ये सब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस वही है, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को प्रॉफिट के लिए नहीं है, क्या चीज के लिए, समाज सेवा करते हैं। जैसे एनजीओ होता है ना, रामकृष्ण मिशन है, बोलो ये लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क, समाज सेवा करते हैं, उन लोग का प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, तो उन लोग का भी तो अकाउंट बनेगा ना, उन लोग के लिए अकाउंट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम, ये दोनों भी 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स में 2 चैप्टर ये 2 से आएगा, यहाँ से कंपलसरी एक आएगा, और यहाँ से दोनों ही आपको मिलेगा, एक अटेंड करना, तो 15, 15, 30 इधर से आएगा, ठीक है ना। और आगे ऊपर जो चैप्टर्स है वो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट, और एक ही चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, कुछ लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे आगे, ये न्यू चैप्टर है। सिंपल डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है, वो हम लोग बनाना सीखेंगे। यहाँ से 10 मार्क्स क्वेश्चन समझ सकते हो। तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है ना। और आपका मार्क्स पैटर्न कैसे रहेगा, आपका सेमिस्टर एंड में एग्जाम होगा, उसमें 75 मार्क्स का पेपर आएगा, और ट्यूटोरियल होगा मतलब इंटरनल एक्सेप्टर है ना, उसमें 25 मार्क्स रहेगा। क्लियर है। तो कॉलेज में एग्जाम दिया जाएगा, कॉलेज में आपका ट्यूटोरियल एग्जाम होगा, अटेंडेंस सब कुछ मिला के 25 मार्क्स है, और आपका एग्जाम जो फाइनल दोगे वो कितना मार्क्स का, 75 मार्क्स का। एग्जाम जो दोगे वो 75 मार्क्स का, हाँ टोटल मिला के कितना 100 मार्क्स हो गया। बट एग्जाम जो अटेंड करोगे फाइनल एग्जाम असिस्टेंट का, उसमें 75 मार्क्स का पेपर आएगा। तो 75 मार्क्स में ऐसे 3 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन अटेंड करना होगा, और 5 नंबर करके, तो 3 × 5 कितना होता है, 15 मार्क्स मिल जाएगा। ग्रुप में भी 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 10 नंबर करके, तो कितना मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स आ जाएगा आपका, है ना।
और ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन अटेंड करना है 15 मार्क्स करके, कितना 30 मार्क्स, तो 30 30 15 75 मार्क्स हो गए ना। ओके, तो ये आपका 3 ग्रुप में क्वेश्चंस मिलेगा। कुछ थ्योरी आपको दे सकता है फर्स्ट ग्रुप में, 1-2 थ्योरी दे सकता है सेकेंड ग्रुप में, 1-2 थ्योरी दे सकता है आपका सेकेंड ग्रुप में, ठीक है ना, और बाकी सभी प्रैक्टिकल ग्रुप। थर्ड ग्रुप में टोटली प्रैक्टिकल, और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में हो सकता है 1-1 थ्योरी आपको अटेंड करना पड़े, ठीक है ना। ओके, दिस इज योर सिलेबस। नाउ जो 3 क्वेश्चन अटेंड करोगे रहेगा 5 क्वेश्चन, 5 में से 3, मतलब 2 ऑप्शन रहे, ठीक है ना, तो कोई भी 3 उसमें सिलेक्ट कर लो। यहाँ भी 3 अटेंड करना होगा, कितना में से 5 में से, जहां 3 है तो 5 में से, और 2 अटेंड करना होगा तो 3 में से, तो 3 में से 2 अटेंड करना होगा। यस, तो ये था आपका सिलेबस। अब हम लोग थोड़ा बहुत आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, ये बोलो ना, ये जो 3 क्वेश्चन अटेंड करना, 5 देगा आपको। ग्रुप ए में हो सकता है आपको 2 थ्योरी दे दिए और 3 प्रैक्टिकल दे दिए, 5 दे दिए ना। अगर आपको 3 प्रैक्टिकल ही आ गया तो फिर 2 थ्योरी जो करना नहीं है, लेकिन उसमें 3 प्रैक्टिकल पूरा नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ थ्योरी अटेंड करना होगा, समझ में ना। और कभी कभी हो सकता है प्रैक्टिकल 2 दे दिए और 3, तो 1 थ्योरी तो कम से कम अटेंड करना होगा, समझ में ना। ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन में से 3 अटेंड करना है। यहाँ 3 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल मिल जाएगा, लेकिन 2 थ्योरी कहीं से भी दे सकता है। तो अब प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, थ्योरी अटेंड कर लेंगे। और ग्रुप सी लेकिन कंप्लीट प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये था आपका अकाउंट्स का सिलेबस। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। आज हम लोग अकाउंट्स में ना थोड़ा बहुत एकदम हटके पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स कहाँ से शुरू हुआ था, इंडिया में अकाउंट्स कब से शुरू हुआ, कुछ आइडिया है तो समझते हैं, ठीक है। अकाउंट्स एक्चुअली शुरू हुआ था मेसोपोटामिया जो एरा में। मेसोपोटामिया एरा पता है कौन सा? हाँ, बिफोर 5000 या 7000 BC इजिप्ट था ना, उस एरिया में जो एरा था, मतलब हम लोग जो क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होता है, क्रिश्चियन हम लोग का देखो 2025 चल रहा है ना, तो क्रिश्चियन है, तो उसके हिसाब से नहीं, उससे भी कितना साल पहले, 5-6-7 साल पहले मेसोपोटामिया एरा, उसी टाइम से अकाउंट शुरू हुआ था। लेकिन वो एकदम बेसिक है, क्या था ना, मान लो कुछ टेम्पल था, टेम्पल या कुछ मोनार्की था, वहां ये सब काम होता था। बाकी सोसाइटी में अकाउंट्स का काम होता नहीं था, वहां से घटाना करना, यही सब, तो कितना आया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किए, यही सब उसमें रिकॉर्ड होता था। और अभी एक टेम्पल है तो टेम्पल में कितना आया, कहाँ से दान डोनेशन होता था ना, कितना कंट्रीब्यूशन आया, फिर वो लोग कितना खर्चा किए, कितना वाट बच गया, यही सब कैलकुलेशन होता था। धीरे धीरे डेवलप होते गए तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम आया। बीच में बहुत सारे एरा गया, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आया कब आया ना, 15th सेंचुरी में आया। अब 15th सेंचुरी में जब डबल एंट्री सिस्टम आया तो उस टाइम बहुत फेमस है, उस टाइम एक बुक्स रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। नहीं, तो इंडिया में वर्ल्ड वाइड बुक है, उस टाइम एक बुक रिकॉर्ड हुआ था, तो वो बुक था अकाउंट्स को लेके। और अकाउंट्स का जो फादर नाम है लूका पासियोली। लूका पासियोली जो बुक लिखे थे, उसी बुक से ही फर्स्ट अकाउंटिंग का बुक्स आया, वो पब्लिश बुक्स आया, उससे पहले बुक्स बोल के नहीं थे, ठीक है ना। तो पब्लिक बुक फर्स्ट टाइम कब आया, कब कौन लेके आए थे, लूका पासियोली। वो कहाँ का पता है, इटली का है। और वो फर्स्ट बुक जो लेके आए थे, उस बुक का नाम है सुमा डे एरिथमेटिका जियोमेट्रिका एंड प्रोपोर्शनिंग। मतलब उसमें जियोमेट्री, एरिथमेटिक और रेशियो ये सब के बारे में किए थे, प्लस उसमें अकाउंट्स को लेके आए। और उस बुक से ही अकाउंट्स का फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ, और इसीलिए अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम उसी टाइम से शुरू हुआ। इसीलिए उनको बोलते फादर ऑफ अकाउंट्स। फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ अकाउंट्स किसको माना जाता है, उनका एक पार्टनर थे, उनका बहुत क्लोज फ्रेंड थे,
उनका नाम भी फेमस है, लियोनार्डो दा विंची, नाम सुने होंगे। उनका पेंटर थे, बहुत फेमस पेंटर। उनका एक पेंटर बहुत फेमस है, मोनालिसा, वेरी गुड, मोनालिसा उनका पेंटर। और ये जो लियोनार्डो दा विंची, उनका फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, और लुका पासियो। और लियोनार्डो दा विंची का फ्रेंडशिप नहीं थे, उनका अकाउंट मैथ्स का टीचर थे, मैथ्स का टीचर थे। लियोनार्डो दा विंची को मैथ्स भी सिखाते, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, दोनों को बहुत सारे बुक्स आया, और बुक्स पब्लिश करने में लियोनार्डो दा विंची भी हेल्प किए। तो दा विंची का जितना भी पेंटिंग होता था उसको तो सेल होता था ना, कलेक्शन होता था, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी वो करते थे। और उन्होंने जो बुक लिखे थे उसी बुक से ही अकाउंट्स का फास्ट पता चला, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो कब किए थे, उनका बुक्स पब्लिश हुआ था 1494। कब पब्लिश हुआ था, हम इसको लिखे, हम हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स में। एक्चुअली मेसोपोटामिया एज तो बताए, इसके बाद उस टाइम कैसे होता था, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, गुड्स और टैक्सेस, और मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल एंड मोनार्की, टेम्पल का और मोनार्की, मतलब जो राजा का ही चलता था ना, वहीं पे मेंटेन होता था। फिर नेक्स्ट लेकिन इंडिया में आया, इंडिया में आया तो वही खाता, इसका नाम था क्या, डबल एंट्री का एक्चुअली प्रिंसिपल शुरू इंडिया से ही हुआ। वही खाता मतलब जमा खर्च, मतलब जमा एक साइड लिख दी, खर्च एक साइड लिख दी, और दो साइड लिखना यहीं से शुरू हुआ, और इसी को इसीलिए कब क्या नाम दिया, डबल एंट्री का बेसिक आइडिया। तो वही खाता सिस्टम शुरू हुआ था। और ये सिस्टम कौन शुरू किया था पता है, इंडियन मर्चेंट लोगों ने किया था। और मिलेनियम पहले, मतलब इंडियन मर्चेंट लोगों ने, मतलब इंडिया से ना स्पाइसेस बहुत फेमस है, मसाला इंडिया का फेमस है, वर्ल्ड वाइड इंडिया का मसाला चल जाता था। और मेजर पोर्शन जाता था कहाँ, अरब कंट्री, अरब में जाता था और यूरोप में जाता था, लेकिन अरब होके ही जाता था। तो अरब और यूरोप ये सब एरिया में जाते थे। और ये जो अकाउंट्स का डेवलपमेंट हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ डबल एंट्री, अरब मतलब हिंदी और यूरोपियन, ये मिला के डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो फिर इटालियन में वही लुका पासियोली उन्होंने किए थे, उनका बुक का नाम लिखे, उनका बुक का नाम था सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका एटसेट्रा एटसेट्रा, डिस्कस किया हम लोग ऑलरेडी। इस बुक में ना, इस बुक में एक्सप्लेनेशन जो था वो हिंदू और अरबिक का न्यूमेरिकल रिकॉर्ड था। हिंदू मतलब हम लोग का रिकॉर्ड, हम लोग को नहीं पता, लेकिन वहां से जनरेट हुआ। इंडिया में यही है, हम लोग ट्रेडिशनली करके आ रहे हैं, 5-6 हजार साल पहले से करके आ रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखे, यही प्रॉब्लम है। जैसे नीम, नीम पता है ना, नीम, हल्दी, ये सब तो पहले से आयुर्वेद में बताया गया है ना, लेकिन पेटेंट लेके रखा अमेरिकन लोगों ने, और वो लोग बोल रहे हैं हम लोग का इन्वेंशन। सोचो, मतलब हम लोग सब कुछ ऐसे ही सोच रहा है, ठीक है वो है हम लोग का, हम लोग ये सोचते हैं हम लोग का जड़ का है। जीरो इंडिया में इन्वेंट किए, इंडियन में ही तो इन्वेंट किए ना, लेकिन उससे पहले भी जीरो था, उन्होंने फास्ट उसमें एक बताए थे, लेकिन जीरो तो था ही भाई, जीरो नहीं था तो इतना कुछ कैसे, इतना साल काउंट कैसे हो रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में लेके आए। तो इंडिया में ऐसे ही है, सब कुछ हम लोग का डीएनए में है, लेकिन हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड्स बोल के नहीं था, इसलिए प्रूफ नहीं दिखा पाए। हम लोग इसीलिए मैक्सिमम तो ना हिस्ट्री नहीं बोल के माइथोलॉजी बोल देते, हिस्ट्री नहीं माइथोलॉजी बोल देते ना। माइथोलॉजी मतलब एक कहानी है, ये सब सोच है, कोई हिस्ट्री नहीं, बट एक्चुअली ये हिस्ट्री है। एनीवे, तो इसके हिंदू और अरेबिक मिलके न्यूमेरिकल सिस्टम जो किए थे, उसी से सिस्टम हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम शुरू हुआ था। और जो लुका पासियोली, उन्होंने कुछ वर्ड यूज करते थे, हम इसीलिए सीख रहे हैं हम लोग, क्या कहा, ट्रेडर है, ट्रेडर और डेबर है, ये टर्म यूज करते थे। अभी उसको क्रेडिट और डेबिट बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेडर से सी आर आया, सी आर, और डेबर से डी आर आया, डेबिट। डेबिट और क्रेडिट को वही ट्रेडर है और डेबर से आया। तो इटालियन से तो ट्रेडर है, डेबर है आया, उसको इंग्लैंड में, इसके बाद ब्रिटिश में वो डेवलप हुआ, तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू सब जगह हो गया था, तो ब्रिटिश उसको क्या नाम दे दिया, डेबिट एंड क्रेडिट। डी आर और क्रेडिट ब्रिटिश से आया। एक्चुअली लिखते थे जो लुका पासियोली, वो क्या नाम लिखते थे, ट्रेडर और डेबर, ठीक है ना। वहीं से अब
ब्रिटिश में इसको क्या कर लिए, ब्रिटिश में डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर इसी से आया। क्लियर। नेक्स्ट, और इसमें और भी बहुत सारे, मतलब पर्सनल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट, ये सब अकाउंट का क्लासिफिकेशन भी यहीं से आ गया था। अब मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एरा तो इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था। इससे पहले अकाउंट्स लेके कोई इंस्टीट्यूशनल ये नहीं था, रिकॉग्निशन। फर्स्ट इंग्लैंड में एक इंस्टीट्यूट आया था, इंग्लैंड एंड वेल्स एस्टेब्लिश किए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट। कब हुआ था? 19th सेंचुरी, 1880 में आया था। तो इसीलिए गोल्डन रूल जो था ना, उसको बोलते हैं ब्रिटिश रूल। क्यों बोलो तो भाई, ब्रिटिश आ गए ना, तो इसीलिए ब्रिटिश रूल बोलते हैं। एक्चुअली है तो इटाली का, लेकिन और ब्रिटिश लोगों ने इसको किए थे, फर्स्ट इंस्टीट्यूट किए थे ना, रिकॉग्निशन यहीं से आया। तो जो गोल्डन रूल उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश रूल। पता ना गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या रूल्स बोलो? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यही तो था ना। और रियल में क्या रूल्स था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या रूल था? एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट, इनकम गेन, क्रेडिट। तो ये जो रूल है गोल्डन रूल, ये किसका रूल है? ब्रिटिश का। क्योंकि ब्रिटिश मॉडर्न एरा में ब्रिटिश में ही फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना था कॉमर्स में, तो इसीलिए उनका रूल को ही माना जाता है। तो उस रूल का नाम क्या है? गोल्डन रूल या ब्रिटिश रूल। और उसके कुछ दिन बाद 80 के बाद 87 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट बना लिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक, क्या होगा, यस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक अकाउंट्स एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। और 87 में अमेरिका फिर इंस्टीट्यूट लेके आए और उन्होंने फिर एडवांस रूल बताए, जिसको बोलते हैं मॉडर्न, और वो भी अमेरिकन रूल। तो गोल्डन रूल भी है और एक अमेरिकन रूल है। गोल्डन रूल एज पर ब्रिटिश रूल और अमेरिकन एज पर अमेरिकन रूल। और धीरे धीरे चारों ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह इंस्टीट्यूट होते गए और अकाउंट्स का मॉडर्न एरा में चलते गए, और आज तक मॉडर्न एरा चल रहे, ठीक है ना। आगे और डेवलपमेंट होते जाएगा। तो था हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। अब आ जाते हैं इंडियन अकाउंट्स का हिस्ट्री। इंडिया में अगर देखा जाए रिकॉर्डिंग के हिसाब से, चाणक्य था ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक लिखे थे ना, तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स बताए थे, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिए थे अकाउंट्स का कुछ। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था ना, अर्थशास्त्र उसी, और गुप्ता डायनेस्टी में था, गुप्ता, चंद्रगुप्ता मौर्य, है ना, उसी टाइम से ये रिकॉर्ड शुरू हुआ था। एक्चुअली इसी टाइम से, कैसे रामायण में भी तो था, महाभारत था, है ना, उस टाइम। तो उस टाइम हम लोग मानते ना माइथोलॉजी, लेकिन तो रामायण में, महाभारत में भी देखोगे किंगडम होता था, वहां का रिचुअल्स होता था, रिचुअल्स में लेन देन होता था, तो रिकॉर्ड तो होता था। कितना ट्रेजर, ये मतलब प्रॉपर्टी कितना है, वो तो वेल्थ रिकॉर्ड तो होता था ना, उस टाइम से रिकॉर्ड होता था। और इवन समझो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा था, घर में कुछ भी अर्न करते थे उन लोगों को, तो अर्निंग बोल के कुछ नहीं था, जो भी मतलब अपने मेहनत से कुछ फ्रूट्स एक्सेट्रा ले लेते थे, लेकिन एक फ्रूट्स कलेक्ट किए तो कोई कलेक्ट किए, दूसरों में एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम आ गया था। तो एक्सचेंज जो होता था, किसके बदले में कितना लेंगे, होता तो था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग सिस्टम जब तक नहीं है, अब प्रूफ कैसे दोगे? तो आप लोग मैथोलॉजी बोल के चलाते। तो रिकॉर्ड तो 5000 साल पहले भी था इंडिया में, लेकिन कौटिल्य मतलब चाणक्य की टाइम, जो अर्थशास्त्र बुक है ना, उसमें रिकॉर्ड था, इसीलिए वही टाइम से हम लोग का इंडियन हिस्ट्री आया। ओके, नेक्स्ट, अब उनका बुक में ही था। अब ब्रिटिश एस्टैब्लिश किए थे, ऑडिटिंग सिस्टम शुरू किए थे, और आईसीएआई, फर्स्ट आईसीएआई, इसके बाद ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना इंडिया में, तो ब्रिटिश यहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम लेके आए थे, बट वो ऑडिटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम लेके आए थे। फिर इंडिया का चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आया, अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कौन आया? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश हुआ था 1949। हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुआ थे? 1947। बस उसके बाद सब धीरे धीरे होते गए, ठीक है ना।
1949 में इंस्टीट्यूट आया और उसके बाद रेगुलेशन शुरू हुआ अकाउंट्स का, ठीक है। तो था इंडियन अकाउंटिंग का हिस्ट्री है। नाउ जैसे फादर ऑफ अकाउंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड फादर किसको माने थे? लुका। तो इंडिया का भी एक अकाउंट फादर है, ठीक है। इंडिया में भी एक अकाउंटिंग अकाउंट्स का फादर माना जाता है और वो साउथ इंडिया के, उनका नाम है कल्याण श्रीनिवास अय्यर। कल्याण श्रीनिवास अय्यर, है ना, शॉर्ट में बोलते के एस अय्यर। ये था इंडियन अकाउंट्स का फादर, ठीक है। और इन्होंने अकाउंट्स को लेके प्रैक्टिस करना शुरू की थी, कंपनी बनाए थे और उस कंपनी से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता था डिफरेंट कंपनी का। तो फास्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स इन्होंने शुरू किए। ऐसे रिकॉर्ड तो चाणक्य में रखे थे, लेकिन अकाउंटिंग कंपनी इसको लेके खोलना और उसको उसका अकाउंट मेंटेन करना किसी बिजनेस का, इन्होंने शुरू किए थे। इसलिए इनको माना जाता है इंडियन फादर ऑफ अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट। अरे कब शुरू किए थे बोलो तो? 1897 में प्रैक्टिस शुरू की थी, मतलब उस टाइम भी इंडिपेंडेंस नहीं आया। फिर अब आ जाते सीए इंस्टीट्यूट हो गया ना। हम लोग का इंडिया में फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? उनका नाम है श्री गोपाल दास पद्मसी कपाड़िया, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कब हुआ था? 1950 में। एक्चुअली पहले चार्टर्ड था इंग्लैंड का था ना, इंग्लैंड रूल था। उससे पहले देखो ना, चार्टर्ड मिले वुमेन वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट आर शिवा भगम, और ये 1933 में चार्टर बन गया था। मतलब फास्ट चार्टर अकाउंटेंट इनको क्यों बोल रहे हैं गोपाल दास को? इनको नाम होना चाहिए ना। एक्चुअली वो इंडिया से नहीं, वो चार्टर बाहर से लिए, ठीक है। तो लेकिन इंडिया का जो आईसीएआई है ना, यहाँ से फास्ट चार्टर्ड सर्टिफिकेट मिला था एक गोपाल दास को ही, तो इसीलिए इनका नाम फास्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का माना जाता है। लेकिन आर शिवा भगम एक्चुअली वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का, लेकिन इनको वो लोग कब मिल गया था? 1933। लेकिन वो चार्टर्ड जो डिग्री है ना, वो इंडिया का नहीं था, इसीलिए उनको फास्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल नहीं सकते, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो फास्ट जो कल्याण अय्यर है ना, ये भी तो डिग्री लेके आए, लेकिन वो इंडियन डिग्री नहीं, वो इंग्लैंड में पढ़ने गए, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको फास्ट चार्टर्ड वुमेन बोलते और इनको चार्टर्ड मैन बोलते, ठीक है। और पता है इंडिया का सबसे नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? नहीं पता? नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट है कुमार मंगलम बिरला, नाम सुने होंगे। बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, बिरला का जितना, कुमार मंगलम बिरला और नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सेकंड रैंक किसका आता पता है? राकेश झुंझुनवाला, कुछ साल पहले डेथ हो गया ना। शेयर मार्केट पे हम लोग यहाँ का क्या बोलते हैं उनको? बोलो तो। वर्ल्ड वाइड एक फेमस इन्वेस्टर्स थे, कौन था बोलो? उनके नाम से राकेश झुंझुनवाला का जाना जाता है। खैर गूगल करो तो राकेश झुंझुनवाला सेकंड। एक्चुअली नंबर 1 क्यों बोले ना, उनका प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी है। फिर है आपका दीपक पारेख, जो बैंक था ना एचडीएफसी बैंक, उसका सीईओ थे उन्होंने। और आगे मोतीलाल ओसवाल है, फिर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? सबको रेगुलेट करते हैं। और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस भी है, और आपका कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मिला के सारा रेगुलेट करते हैं इंडियन अकाउंटिंग, ठीक है ना। और उसके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। तो ये था आपका बेसिक और हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, इंडियन अकाउंटिंग का हिस्ट्री और वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स का हिस्ट्री। नाउ अब हम कुछ थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। आप लोग को पता है अकाउंट्स में बोलो तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफाई करते अकाउंट्स का कितना टाइप का होता है बोलो तो? क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स मतलब एक होता है आपका पर्सनल, एक पर्सनल अकाउंट होता है ना। सेकंड क्या होता है?
इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में दो होता है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अल्टीमेटली हम लोग अकाउंट्स को बोलते हैं, तीन तरह का अकाउंट्स है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है रियल अकाउंट, और थर्ड क्या नॉमिनल अकाउंट। अभी जो तीन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, पर्सन, पर्सन का अकाउंट हो रहा है ना, तो पर्सन कितना टाइप का होता है पता है, पर्सन फिर कितना टाइप का होता है, एक तो नेचुरल पर्सन, मतलब मी, आप, हम लोग क्या नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स है ना, मिस्टर है मिसेस है, ये सब क्या हो गया नेचुरल पर्सन। सेकेंड हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है बोलो तो, कंपनी है, आप लोग का कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। या आप सामने जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस चल रहा है, उनका बिजनेस भी तो आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड होता है, और एक पर्सन होता है, पर्सनल में तीन तरह का होता है, एक हो गया नेचुरल, सेकंड क्या हो गया आर्टिफिशियल, और थर्ड क्या बोलो तो नहीं पता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक्चुअली देखने से लगेगा ना वो पर्सनल नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल। कैसे, हम अपना स्टाफ को सैलरी देते, अपना स्टाफ को क्या देते, सैलरी देते, ईयर एंड हो गया लेकिन सैलरी लास्ट मंथ दिए नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया ना, हम लोग पढ़े हो गए आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लेकिन पर्सनल है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, किसको देना बाकी है, मेरा स्टाफ को देना बाकी है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कुछ अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा सैलरी से क्या लगेगा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है ना, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वो थर्ड कैटेगरी में आता है, ओके। अब बोलो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला था, मिस्टर ए मिसेस एक्स, ये सब पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये कौन से नेचुरल हो जाएगा ना। और आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल बोलो तो कंपनी का नाम ले लो ना, जैसे टाटा है ना, टाटा लिमिटेड, यस आईटीसी लिमिटेड, ये सारा क्या हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बिल्स पे किए, बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा ना किसी पर्सन से, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना, और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा का किसमें आएगा बोलो तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सन तीन तरह का होता है, क्लियर हो गया ना। और गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं पर्सन होगा आइदर रिसीवर और पर्सन होगा गिवर। तो आप कुछ दे रहे हैं या कुछ रिसीव कर रहे हैं, गोल्डन रूल क्या बोले बोलो तो रिसीवर को क्या करोगे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रिसीवर को डेबिट करोगे और गिवर को अब क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। अब बोलो सेकंड केस, सेकंड क्या बोले थे रियल। तो रियल का मतलब क्या है बोलो, रियल का मतलब क्या प्रॉपर्टी, तो रियल का मतलब प्रॉपर्टी, मतलब एसेट्स है ना, एसेट्स राइट। तो प्रॉपर्टी कितना टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल ना, एक होता है टेंजिबल और दूसरा क्या हो गया आपका इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
उसको आप क्या बोलोगे? टेंजिबल। जैसे ए टैब, या ये आपका टीवी, ये लैपटॉप, ये फर्नीचर, ये सब क्या? टेंजिबल। और इंटेंजिबल मतलब इसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, तो क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल। एग्जाम्पल बोलो तो इंटेंजिबल। नहीं नहीं, गुडविल, वेरी गुड, गुडविल है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटेंजिबल, राइट। जैसे मेरा नॉलेज, तो मेरा नॉलेज, नॉलेज कैसे देख सकते हैं? ठीक है ना, किसी आदमी को देख के बोल सकते हो कितना नॉलेजेबल? नहीं, तो क्या है? इंटेंजिबल। तो एक टेंजिबल जिसको देख सकते हो गया टेंजिबल, ठीक है ना। तो टेंजिबल का एग्जाम्पल क्या है आपका? बिल्डिंग, बिल्डिंग, प्लांट, है ना, फर्नीचर, स्टॉक, अपना गोडाउन में जो स्टॉक रह गया वो भी तो टेंजिबल। ये सारा क्या? टेंजिबल हो गया। और इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना। और होता है नो हाउ। नो हाउ मतलब नॉलेज बैंक, नॉलेज, जैसे मेरा नॉलेज, मेरे लिए क्या एसेट्स है, इसी तरह उसको नो हाउ बोलते हैं। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उनका जो नॉलेज सॉफ्टवेयर बनेगा ना, तो नॉलेज क्या होगा आपका? नो हाउ। नो हाउ, नो हाउ इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। और भी बहुत सारे हैं। तो दीज आर टेंजिबल और दीज आर इंटेंजिबल। अब आ जाते हैं रूल्स। रूल्स क्या बोलते हैं? ये सारा एसेट्स या मेरे पास आएगा या चला जाएगा, दो ही तो है ना। खरीदे तो आया, बेच दिए तो चला गया, तो आइदर कम्स इन और गोज आउट, ये तो होगा ना। तो इसमें हो सकता है रूल, तो देखे तो इसमें भी दो है, कम्स इन, नहीं नहीं, एक तो होगा कम्स इन, या क्या होगा? गोज आउट, ठीक है। कम्स इन तो क्या करोगे बोलो? आया तो डेबिट करोगे, और गोज आउट तो क्या करोगे बोलो? तो क्रेडिट करोगे। तो गोल्डन रूल साथ साथ हम लोग का होते गया ना। तो ये था सेकेंड वन। कौन सा अकाउंट बोलो? कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। तो पर्सनल रियल। थर्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो तरह का होता है, एक तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा क्या होता है? इनकम एंड गेन्स। मतलब ये दो छोड़ दो, पर्सनल रियल छोड़ दो, बाकी सारा आएगा कहाँ? ये थर्ड कैटेगरी में। तो इनकम गेन्स और एक्सपेंसेस लॉसेस दो नेचर का है। जैसे हम रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या मेरा एक्सपेंसेस। फीस मिला, गुड्स बेचे, तो क्या होगा? इनकम। रेंट मिला, तो ये सब क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा ना। तो आइदर इनकम या एक्सपेंसेस। और यहाँ रूल क्या है बोलो? बोलो तो इसमें रूल क्या है? एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करोगे? डेबिट करोगे, और इनकम गेन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ये जो रूल है इसको क्या बोले हम लोग? बोलो इस रूल को क्या बोले? है ना, गोल्डन। गोल्डन रूल में पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों के अलग अलग रूल है, ठीक है ना। किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, ये था रूल, ओके। नाउ फाइनली एक पार्ट और, एडवांस कॉन्सेप्ट। ये तो गोल्डन रूल सीखे ना, एडवांस रूल क्या है पता है अमित? नहीं पता? अच्छा ठीक है, ओके। तो एडवांस रूल समझते। एडवांस रूल ऑफ डेबिट एंड, एडवांस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक इक्वेशन में आ गया, एक एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दो चीज लिखे। इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल
प्लस इनकम एंड एक्चुअली ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस बोलो डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी कैपिटल और इनकम गेन तो ये जो लिखे ना ये आपका डेबिट नेचर ये कौन सा नेचर डेबिट नेचर और इधर जो लिखे ये कौन सा नेचर क्रेडिट नेचर तो ये जो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इसका नेचर क्या है डेबिट नेचर और ऑपोजिट में जो लिखे क्रेडिट नेचर और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है इक्वल होता है ना और सिंपल रूल है एडवांस रूल क्या बोलते हैं एडवांस रूल बोल रहे हैं ये जो डेबिट नेचर ये इंक्रीज हो गया तो आप डेबिट करोगे और ये डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट करोगे क्या रूल्स है एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे तो क्या करोगे डेबिट करोगे डिक्रीज हो रहे तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे बस यही रूल्स है और इधर आ जाओ इसमें नेचर बोलो तो क्रेडिट बोलते ना तो इसमें इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट करोगे और डिक्रीज हो गया तो डेबिट करोगे बस सिंपल रूल है तो क्या रूल्स है एडवांस रूल एसेट्स और एक्सपेंसेस ये सारा क्या होता है आपका डेबिट नेचर होता है ठीक है ना और जो भी डेबिट नेचर इंक्रीज करना है तो क्या करोगे आप डेबिट करोगे और डिक्रीज करना है तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे वैसे सिंपल रूल फॉलो करो और लायबिलिटी कैपिटल या इनकम गेन ये क्या होता है क्रेडिट नेचर तो इसको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे और डिक्रीज करना है तो डेबिट करोगे बस इसी रूल से अकाउंट्स सबसे इजी होता है ठीक है और ये रूल कौन बोलते हैं बोलो तो एडवांस रूल कौन लेके आए अमेरिका इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अमेरिकन रूल और जो ऊपर गोल्डन रूल बोले थे वो किसका था ब्रिटिश रूल है ना वो गोल्डन रूल नाम से जानता है तो दो रूल इसमें फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड इसी को फॉलो करते हैं एक गोल्डन रूल दूसरा क्या एडवांस मॉडर्न रूल ठीक है ना यस तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ अकाउंट्स आया समझ में लेकिन सर बोरिंग क्लास है ना हाँ बेसिक है थ्योरी है ना इसीलिए बोरिंग है जब अकाउंट्स करेंगे धीरे धीरे आपको ठीक लगेगा ओके नाउ आप लोग का क्लास फिर कितना बजे 5:30 बजे है ना थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा और भाई टॉलरेट कर लो अच्छा हम लोग बैलेंस शीट करते हैं ना बैलेंस शीट करते हैं तो बैलेंस शीट में इस तरह बनाते हैं ना ट्रेडिशनली इधर क्या लिखते हैं एसेट्स लिखते हैं और इस तरफ क्या लिखते हैं लायबिलिटीज लिखते हैं एसेट्स लिखते हैं और लायबिलिटी लिखते हैं इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या लेफ्ट हैंड में लायबिलिटी राइट हैंड में एसेट्स कोई लॉजिक है हम तो उल्टा लिख सकते हैं इधर एसेट्स लिख सकते हैं इधर लायबिलिटी लिखे तो क्या प्रॉब्लम खुद से मैच तो करेगा ना कोई लॉजिक तो नहीं है कोई लॉजिक नहीं अमेरिका में ना यही बैलेंस शीट उल्टा बनाता है वो लोग क्या करते हैं अमेरिका में इधर लिखते हैं एसेट्स लेफ्ट हैंड में एसेट्स लिखते और राइट हैंड में लायबिलिटी लिखते अमेरिका में इधर क्या लिखते एसेट्स लिखते और इस तरफ क्या लिखते लायबिलिटी लिखते ये लेकिन कहां लिखते बोलो तो अमेरिका में करते और बाकी ये जो लायबिलिटी एसेट्स ये बाकी सभी जगह लिखते मतलब इंडिया में भी करते हैं ब्रिटेन में भी होता है सब जगह चलता है बट जब कंपनी का बनाने जाओगे ना कंपनी का ऐसा नहीं होता कंपनी में पहले लायबिलिटी आएगा टोटल कर लोगे और नीचे एसेट्स आएगा तो एक्चुअली फॉर्मेट है कंपनी के लिए फॉर्मेट बताया तो कंपनी एक्ट के हिसाब से फॉर्मेट करेंगे कंपनी नहीं है तो उसके लिए ट्रेडिशनल रूल है तो हम लोग लायबिलिटी और एसेट्स ऐड ठीक है ना एक्चुअली इसका पीछे थोड़ा लॉजिक इंडिया में लगता है कि आप पहले तो कैपिटल लेके आओगे तभी ना बिजनेस शुरू होगा आप बोलो आप कैपिटल लेके आओगे तभी ना बिजनेस शुरू होगा कैपिटल लेके आए मतलब शुरू में लायबिलिटी होगी कैपिटल तो लायबिलिटी होता है तो आप जो लेके आए सोर्स वो इधर लिख लिए और क्या लेके आए कैश लेके आए तो कैश तो एसेट्स में आ जाए
तो पहले कैपिटल आया, उसके बाद ही ना बिजनेस में कैसा आया, तो पहले लायबिलिटी और बाद में एसेट्स, तो इसलिए लायबिलिटी फिर एसेट्स। कर्ज होता है, कर्ज कैसे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने जो अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंट किसका बुक में कर रहे हैं? कंपनी या बिजनेस का बुक में कर रहे हैं, तो मेरा घर का बुक में नहीं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग पर्सन, सेपरेट पर्सन होता है ना। तो बिजनेस ये मानते कि मैंने बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपया देके, बिजनेस हमसे लिए पैसा, तो बिजनेस ये मानते मेरा कर्ज है कि मेरा मालिक को वापस देना, कैपिटल वापस देना बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी। समझ में? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि अकाउंट्स बिजनेस का बुक में होगा, मेरा पर्सनल बुक में नहीं है। तो दैट इज व्हाई बिजनेस इसको क्या मानते? लायबिलिटी मानते। कर्ज है, ये किसको देना होगा? मालिक को देना। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिव कैपिटल, रिप्रेजेंटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया बोलो तो? लायबिलिटी हो गया। और जो पैसा लेके आया वो तो कैश भी आया, तो एसेट साइड कैश भी आ गया, तो जितना कैपिटल आया उतना का ही कैश आ गया। इसके बाद उसी कैश से फर्नीचर खरीदे, तो कुछ कैश कम हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, एसेट्स में चेंज हो गया। इस तरह चेंज होते ही जाता है। अब आगे तो ट्रांजैक्शन होता रहता है, चेंज होता ही रहता है, और बैलेंस शीट में भी ईयर आफ्टर ईयर चेंज होते जाए। ओके, तो इस तरह हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें कुछ और आ रहा था, ये जो बैलेंस शीट बना है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? मतलब अकाउंट का 3 नेचर बोले थे ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो बैलेंस शीट में कौन कौन नेचर का अकाउंट्स रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में आता है रियल अकाउंट, बैलेंस शीट में आता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब गायब हो जाता है। सर कैसे? नहीं, नॉमिनल अकाउंट गायब हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या बोले थे? तो एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम गेन, यही तो था ना। तो इसी इनकम गेन से एक्सपेंसेस लॉसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है। मतलब ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है ना, सारा नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है। और नेट प्रॉफिट फिर फाइनली कैपिटल में जोड़ लेते हैं, तो पर्सनल हो गया, कैपिटल में आ गया ना। तो बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है? सारा नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है, बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट होता है। बोलो एसेट साइड क्या लिखते हैं? बोलो एसेट साइड क्या लिखते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऐसे रियल हो गए ना। और स्टॉक, ये सब तो रियल हो गए। हाँ, डेटर्स भी तो लिखते हैं। डेटर्स का तो क्या है? कस्टमर जिनको बेचे थे, पेमेंट आया नहीं, तो उनसे मिलेगा ना फ्यूचर में, वो भी तो लिखते हैं। एसेट साइड लिखते हैं। लायबिलिटी में क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, लोन लिखते हैं, क्रेडिटर्स। कैपिटल मतलब क्या? पर्सन था, मालिक था, उनको देना है। लोन मतलब बाहर से लोन लिए थे, उनको देना है। क्रेडिटर्स मतलब बाहर से खरीदे थे, उनको देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना बाकी, उनको देना है। तो सारा लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। तो लायबिलिटी में सारा पर्सनल अकाउंट होता है, लायबिलिटी में सारा पर्सनल अकाउंट होता है, और एसेट्स में सारा रियल अकाउंट और कुछ पर्सनल अकाउंट आता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, और बैलेंस शीट में सब रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? बोलो क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं रियल एंड पर्सनल। एसेट्स में रियल पर्सनल दोनों आता है, बट लायबिलिटी में ओनली क्या आता है? पर्सनल अकाउंट आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ईयर आफ्टर ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट जब बनाते हैं, थोड़ा सा और बाबू, थोड़ा सा और चेक करेंगे। बैलेंस शीट जब बनाते लिखते ना, इसमें यहाँ फॉर द ईयर एंडेड लिखते या एज एट लिखते? क्या लिखते? एज एट या एज ऑन लिखते हैं ना, एज ऑन या एज एट। प्रॉपर टर्म है एज एट, ये लिखा जाता है। एज एट क्यों लिखते? और जब ट्रेडिंग पीएल करते हैं उसमें लिखते फॉर द ईयर एंडेड लिखते ना, उसमें लेकिन एज एट नहीं लिखते। क्यों? ट्रेडिंग पीएल से क्या फाइंड करते? प्रॉफिट। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल से नेट प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या एक दिन का प्रॉफिट या पूरा ईयर का? तो इसलिए अकाउंट फॉर द ईयर था, पूरा ईयर का प्रॉफिट है ना। लेकिन बैलेंस शीट क्या बोलते हैं? वो जो ईयर एंड, उस दिन क्या पोजीशन है, उस दिन मेरा क्या एसेट्स है, उस दिन मेरा क्या लायबिलिटी है, तो उस दिन का पोजीशन बताते हैं। इसलिए पोजिशनल एज एट इसमें यूज करते, बनता तो ईयर एंड में, लेकिन उस दिन का क्या पोजीशन वो बताते। दैट इज वाई इसमें क्या टर्म यूज करते? एज एट यूज करते। और ट्रेडिंग पीरियड में क्या यूज करते? फॉर द ईयर एंड, वो पूरा ईयर का रिजल्ट बताते। ठीक है, ये सब कुछ कंसेप्ट है। और
तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें कुछ चैप्टर शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे। लेकिन आपको ना ध्यान देना होगा इसमें, प्रैक्टिकल पेपर्स उसमें ही ध्यान देंगे, क्योंकि थ्योरी अगर करते जाएंगे ना आप लोग बोर फील करोगे, श्योर श्योर बोर फील करोगे। तो हम लोग जो चैप्टर लिखे थे डिटेल्स, फर्स्ट चैप्टर क्या लिखे थे बोलो तो, ये यहाँ से एक पोर्शन तो है, लेकिन इसके लिए पहले अकाउंट सीखना होगा तभी। ये पोर्शन मैक्सिमम थ्योरी, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेकेंड पार्ट से। सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है थ्योरी, बट प्रैक्टिकल लिखे ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आया, डेप्रिसिएशन अकाउंट आया, फिर क्या रिजर्व एंड प्रोविजन आया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया, और एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन भी किया। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास शुरू करेंगे दैट शुड बी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट का कुछ रूल नहीं सीखना है, सिर्फ वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास, क्लास शेड्यूल पता है ना आप लोग का, क्या क्या डेज है बोलो तो, मंडे एंड, मेरा अकाउंट्स का क्लास मंडे एंड फ्राइडे एट 4, मंडे फ्राइडे एट 4, ठीक है ना। माय गॉड, मैंने एक चीज भूल गया है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है।